हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि चल कुंडली धारामापी। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे से छोटे करंट को डिटेक्ट करता है और उसे मेजर करने का काम करता है। तो आज हम इसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, उसके प्रिंसिपल के बारे में, वर्किंग के बारे में, और एक टर्म यूज करेंगे रेडियल फील्ड यानी कि त्रिज्यीय क्षेत्र, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे यानी कि आपके धारामापी की सुग्राह्यता के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए यहाँ मैंने 3 फिगर ड्रॉ की है, आपने इन दोनों फिगर्स को नहीं देखना है, पहले इसी फिगर में आपने कंसंट्रेट करना है। तो इस फिगर में देखिए हम कंस्ट्रक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं, इसकी संरचना देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो सेंटर में देखिए आप, ये आपको सिलिंड्रिकल शेप का कुछ दिख रहा है, ये जो सिलिंड्रिकल शेप का है ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है यानी मुलायम लोह क्रोड। ठीक है, और इसकी खास बात आप देख सकते हैं कि ये आपका सिलेंड्रिकल इन शेप है यानी शेप में आपका कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर है जो आपका, उसके ऊपर आपकी रेक्टेंगुलर मेटालिक एंड नॉन मैग्नेटिक फ्रेम होती है, जिस फ्रेम के ऊपर कॉपर के कॉइल को लपेटा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, फिर ये जो कॉपर के कॉइल होते हैं ये भी इंसुलेटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इतने पास पास एक दूसरे से इतने सटे हुए लपेटे जाते हैं कि इनका शॉर्ट होने का डर होता है, इसीलिए इनको इंसुलेटेड किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं जो आपका कॉइल है उसका ऊपरी सिरा आपके फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर से कनेक्टेड है, ये आपका वायर हो गया, फॉस्फर ब्रॉन्ज का आपका तार है जो कि बीच में आपका मिरर से कनेक्टेड है, फिर आपका ऊपर टॉर्शन हेड से कनेक्टेड है यानी उसे मरोड़ टोपी बोलते हैं, फिर वो आपका टर्मिनल T1 से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर निचला सिरा आप देख सकते हैं, जो कॉइल है उसका निचला सिरा आप देखिए स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग आपका टर्मिनल T2 से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर एक और खास बात है, जो हमने यहाँ मैग्नेट यूज किए हैं वो आपके हॉट शू मैग्नेट है, परमानेंट हॉट शू मैग्नेट है आपके। तो ये हॉट शू मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है, ऐसा चुंबक होता है जो घोड़े की नाल की आकार का होता है। ठीक है, तो ये आपके इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, इसकी संरचना हो गई। और 2 चीज़ें जो ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपका जो कोर होगा ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर जो यूज़ करें वो सिलिंड्रिकल होगा, और अगर ये सिलिंड्रिकल शेप का होगा तो बाहर जो रेक्टेंगुलर जो आपकी फ्रेम होगी वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। दूसरी कि आपका ये जो मैग्नेट है वो हॉट शू मैग्नेट होना चाहिए यानी घोड़े की नाल के आकार का होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और पॉइंट यहाँ देख लीजिए कि ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम होगी जिस पे कॉइल लपेटा है वो आपके इस सॉफ्ट आयरन कोर को टच नहीं करेगी कहीं भी। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्ट आयरन कोर है वो आपका फिक्स्ड होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में, इसके सिद्धांत के बारे में। तो इसका सिद्धांत हमें पता है, हमने पहले भी वो टॉपिक पढ़ चुका है। तो ये इस प्रिंसिपल में बेस्ड होता है आपका कि जब आपका करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, यहाँ का ये जो आपकी कॉइल है जब आप इस पे करंट फ्लो करेगा और इस करंट कैरिंग कॉइल को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क अप्लाइड होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, एक धारावाही कुंडली है, धारावाही कुंडली को जब हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस कुंडली पे आपको क्या महसूस हो रहा है, उस कुंडली पे महसूस होगा बल आघूर्ण। और आपको ध्यान होगा फॉर्मूला टाउ इक्वल्स टू NIAB sin थीटा, ये हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी। तो ये इसका प्रिंसिपल है, इसी पे बेस्ड है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जो इसका प्रिंसिपल है उस पर हमें एक चीज पता चल रही है, वो ये है कि जब आपका कॉइल पे, जब आपके कॉइल पे आपका टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, तो उससे क्या होगा, कॉइल रोटेट करने लगेगा, यह हमें पता था। देखिए ये सपोज आपकी रेक्टेंगुलर कॉइल है, इस पे जब आपका टॉर्क लगेगा तो ये आपकी कॉइल ऐसे रोटेट करने लगेगी ना। तो ये जो रोटेट करेगी तो डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है आपके, तो जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की जो आपके कॉइल में फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, यानी कि आप सिंपल वे में समझ लीजिए, अगर आपका डिफ्लेक्शन फाई है, फाई एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है यानी फाई कोण से अगर आपका विक्षेप हो रहा है तो वो आपके अनुक्रमानुपाती होगा करंट के जो आपके कॉइल में फ्लो कर रहा होगा। तो ये इसका मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अभी हम आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमें समझ में आ गया, फिर से एक बार देख लेते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि जब आपका करंट कैरिंग कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका कॉइल रोटेट करेगा
तो जिस एंगल से वो डिफ्लेक्ट होगा, जिस कोण से उस पर विक्षेप आएगा, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अनुक्रमानुपाती होगा उस करंट के जो इस कॉइल में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें, इसका प्रिंसिपल हो गया। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में, इसकी कार्यविधि के बारे में। तो देखिए इसकी वर्किंग ऐसे है कि जब आपने इस कॉइल पे आपका करंट फ्लो किया, आपका कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका टॉर्क भी लग गया, ठीक है, बल आघूर्ण भी हो गया, उससे क्या हो गया, आपका कॉइल रोटेट भी कर गया। इतना तो हमें क्लियर हो गई कहानी। अब जब कॉइल आपका रोटेट करेगा, ये कॉइल आपका रोटेट किया, देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रोटेट किया, अगर ये रोटेट करेगा तो ऊपर देखिए आपका ये वायर कनेक्ट है, फर्स्ट और ब्रॉन्ज वायर कनेक्ट है, नीचे देखिए आपका स्प्रिंग कनेक्ट है, ठीक है, इस पे ऊपरी सिरे पे आपका वायर कनेक्ट है, नीचे आपका स्प्रिंग कनेक्ट है, ये घूम रहा है, तो वायर और स्प्रिंग पे आपकी ऐंठन आएगी, स्वाभाविक है, ठीक है। तो जो ये ऐंठन आ रही है, इसके कारण क्या होता है, इन दोनों में ऐंठन आने के कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क आपके इस टॉर्क के, कौन सा टॉर्क, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल पे लग रहा है, ठीक है, उस टॉर्क के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने लगता है। आगे बात समझ में, तो रिस्टोरिंग टॉर्क सिंपल वे में समझिए कि रिस्टोरिंग टॉर्क यानी प्रत्यानयन बल आघूर्ण, आपका ऐसा बल आघूर्ण है जो इस बल आघूर्ण के अगेंस्ट उसके विपरीत कार्य कर रहा है। तो इसका जो आपको रिस्टोरिंग टॉर्क मिल रहा है, ये आपको कहाँ से मिल रहा है, इस पे जो टॉर्क अप्लाई हुआ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उसके वजह से आपको मिल रहा है। ठीक है, आपकी कॉइल मूव की, कॉइल मूव करने से क्या हुआ, वायर और स्प्रिंग में ऐंठन आई, ऐंठन आने से उसमें एक रिस्टोरिंग टॉर्क यानी कि इसके अगेंस्ट, इस टॉर्क के अगेंस्ट अपना खुद का उसने एक टॉर्क डेवलप किया, उसने बल आघूर्ण पैदा किया, जो बल आघूर्ण इसके उल्टी दिशा में, इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, अब आपका ये जो टॉर्क है, इतना हमें समझ में आ गया कि ये टॉर्क आपका इस तरह घुमा रहा है सपोज, और आपका ये जो वायर है और स्प्रिंग है, इसका रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो उसको उल्टी दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वो कंडीशन होगी आपकी इक्विलिब्रियम की, यानी संतुलन अवस्था की। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, जहां आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क लग रहा है कॉइल पे, वो बराबर होगा किसके, उस बल आघूर्ण के जो आपका प्रत्यानयन बल आघूर्ण यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, जब दोनों आघूर्ण आपस में बराबर होंगे, दोनों टॉर्क आपस में बराबर होंगे, उस केस में हम क्या करते हैं, पॉइंटर की हेल्प से, यहाँ सपोज एक पॉइंटर कनेक्टेड है और यहाँ आपकी एक स्केल होती है। ठीक है, तो पॉइंटर की हेल्प से हम स्केल पे रीडिंग को नोट करते हैं। ठीक है, ये इसकी वर्किंग हो गई। और यहाँ देखिए जो हम रीडिंग नोट करेंगे, तो हम कह रहे हैं हम कब रीडिंग नोट करेंगे, जब दोनों टॉर्क बराबर होंगे। कौन कौन से टॉर्क की बात की हम कर रहे हैं, एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क की बात कर रहे हैं, दूसरा हम कौन सा टॉर्क की बात कर रहे हैं, वो टॉर्क जो आपके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के कारण लग रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ भी देखिए, इसको देख लेते हैं, ये जो आपका टॉर्क है, ये बल आघूर्ण है, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये होती है NIAB sin थीटा। यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये देखिए ये हो गया आपका TR इक्वल्स टू, सॉरी टी बोल रहे हैं, टाउ R इक्वल्स टू टाउ M। तो ये तो हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आघूर्ण लगता है उसका सूत्र क्या होता है, NIAB साइन थीटा। तो अगर आपको ध्यान होगा तो N क्या था वहां पे, N आपका नंबर ऑफ टर्न्स था, फेरों की संख्या थी कुंडली की, I आपका करंट था जो कॉइल पे फ्लो कर रहा था, और A आपका एरिया था कॉइल का, B आपका चुंबकीय क्षेत्र था, मैग्नेटिक फील्ड था जिसमें उस कॉइल को रखा गया था, और थीटा आपका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था, यानी कि आपका A और B के बीच का जो एंगल था वो क्या था, आपका थीटा था। ठीक है, इतना क्लियर है हमको। अब ये टाउ R किसके बराबर होगा, इसको हमें निकालना है। तो ये जो टाउ R है होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है C फाई। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा C क्या है, फाई क्या है, तो उसको क्लियर कर लेते हैं। जो C है आपका, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, और हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं ऐंठन नियतांक, इसको हिंदी में आप ऐंठन
नियतांक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, कैसे, क्या आपको मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि टॉर्शनल कांस्टेंट है या ऐठन नियतांक है? तो उसको क्लियर कर लेते हैं पहले। सी क्या हुआ, देखिए जब आपका ये कॉइल रोटेट किया, ये कॉइल आपका था, ये आपका रोटेट किया, ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने पे, देखिए 1 डिग्री जब आपका कॉइल घूमा, उस कंडीशन में जितना रिस्टोरिंग टॉर्क इस कॉइल में बोल रही हूँ, सॉरी, जो आपके वायर और स्प्रिंग में जो आपका टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क आपका जमा हो रहा है, वो आपका सी है। फिर से समझ लीजिए, आपका कॉइल जब 1 डिग्री घूमा, ठीक है, ये घूमेगा, जब आपका टॉर्क लग रहा है इस कॉइल पे तो आपका कॉइल तो घूमेगा ही। तो जब आपका 1 डिग्री घूमा, उस कंडीशन में जितना स्प्रिंग और इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर पे जितना रिस्टोरिंग टॉर्क यानी प्रत्यानयन बल आघूर्ण जितना जमा हुआ, वो आपका टॉर्शनल कांस्टेंट सी कहलाता है। ठीक है, तो सपोज फाई, अब आपका फाई कौन सा एंगल है? फाई आपका वो एंगल है जिस केस में आपके दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। समझ गए? मतलब क्या है कि आपका कॉइल घूमा, घूमते हुए जिस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे जो बलाघूर्ण लग रहा था कॉइल पे, वो बराबर होगा उस टॉर्क के, कौन से, जो इसमें डेवलप हुआ स्प्रिंग और आपके वायर में, तो वो कौन सा था? आपका रिस्टोरिंग टॉर्क था। जिस पॉइंट में आपका रिस्टोरिंग टॉर्क यानी प्रत्यानयन बल आघूर्ण आपके चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल आघूर्ण था उसके बराबर हुआ, तो उस केस में हम मानते हैं कि आपके जो कॉइल में विक्षेप हुआ, कॉइल में जो आपके डिफ्लेक्शन हुआ, वो आपका उस टाइम फाई था। ठीक है, 5 रेडियन से आपका डिफ्लेक्शन हुआ, कोई ना कोई तो एंगल बनेगा ही, तो वो एंगल हम सपोज कर रहे हैं आपका फाई है। समझ गए आप कि आपका जब कॉइल ऐसे मूव किया तो मान रहे हैं हम फाई एंगल पे क्या हो गया, आपके दोनों के दोनों जो टॉर्क थे आपस में बराबर हो गए। तो 5 रेडियन पे घूमने पे कितना रिस्टोरिंग टॉर्क आपके स्प्रिंग और इस वायर में जमा हुआ, तो वो है हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा C5। तो यही रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू मैंने लिखी है C5, जहां C क्या है? 1 डिग्री कॉइल के घूमने में जमा हुआ रिस्टोरिंग टॉर्क, यानी कि जमा हुआ प्रत्यानयन बल आघूर्ण। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया C5 = NIAB sin थीटा। अब यहां से देखिए फाई की वैल्यू आ रही है NIAB sin थीटा डिवाइडेड बाई C। अब देखिए n तो आपका कांस्टेंट है, फिक्स है, C आपका कांस्टेंट टर्म है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है। अब क्या कांस्टेंट नहीं है? वो आपका है क्या? I एंड साइन थीटा, I एंड साइन थीटा। ठीक है, तो हमें इससे एक्सप्रेशन मिल रहा है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I साइन थीटा। बाकी सब देखिए N A B C आपके सब कांस्टेंट टर्म है। जो वेरिएबल है, जो आपका वेरी कर रहा है, वो आपका करंट है और आपका थीटा है। ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा तो जहां मैंने आपको इसका प्रिंसिपल पढ़ाया था, सिद्धांत पढ़ाया था, वहां मैंने आपको क्या बताया था कि जो डिफ्लेक्शन होता है आपके कॉइल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए उस करंट के जो आपके कॉइल में फ्लो कर रहा है। ये एक्सप्रेशन में मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमें एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? I साइन थीटा, I के साथ हमें साइन थीटा मिल रहा है ना, तो हमें साइन थीटा नहीं चाहिए, साइन थीटा हमें नहीं चाहिए, तो हमें इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा? हमने ऐसा तरीका निकालेंगे जहां थीटा हमें 90 डिग्री मिले हमेशा। कॉइल की किसी भी पोजीशन पे, कॉइल को हम कैसे भी रोटेट कराएं, और हमें अगर हर पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री मिलती है, तो उस केस में साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ से साइन थीटा आपका हट जाएगा। तो इसी को करने के लिए जिस फील्ड का यूज किया गया उसका नाम है रेडियल फील्ड। इतना समझ गया? उसको मिटा देती हूँ। तो देखिए हमें कौन सा एक्सप्रेशन लाना था? हमें एक्सप्रेशन लाना था फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको लाने के लिए और साइन थीटा को रिमूव करने के लिए हमने कौन सा फील्ड यूज किया? हमने यूज किया रेडियल फील्ड।
यहाँ पे ये है आपका रेडियल फील्ड, ये रेडियल फील्ड का डायग्राम है, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ये हो गया आपका रेडियल फील्ड, ठीक है। और इसको त्रिज्यीय क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यीय क्षेत्र, ठीक है। त्रिज्यीय क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रेडियल फील्ड बोलते हैं। अब रेडियल फील्ड में आने से पहले मैं आपको इस फिगर को समझाना चाहूंगी। बुक्स में जनरली क्या दिया होता है, ऐसा फिगर दिया होता है और उसके बाद सीधा रेडियल फील्ड का डायग्राम दिया जाता है। बच्चे समझ नहीं पाते कि फिगर बना कैसे है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसका फील लाने के लिए मैं पहले आपको क्या करूंगी कि इस फिगर को पहले बताऊंगी, इस फिगर के बाद हम उस फिगर पे आएंगे कि रेडियल फील्ड बना कैसे, ठीक है। तो अब देखिए इस फिगर को, देखिए आप इस फिगर में, अब आप नीचे का पोर्शन हटा दीजिए, आप इसको इमेजिन करिए, सिर्फ ऊपर का पोर्शन इमेजिन करिए, इसको हटा देते हैं, इस पोर्शन को पूरा हटा देते हैं, सिर्फ ऊपर का पोर्शन इमेजिन करिए। तो ऊपर का पोर्शन आपका ये बना है, ठीक है। ऊपर का ये हटा दीजिए, इसको हमने क्या किया है, देखिए इसको हमने पास लिया है, इसको पास लिया है, तो ये फिगर आपका ऐसा बनेगा। क्लियर है। इस फिगर में हमने क्या किया है, जो ये पोल्स है इसको हमने पास में कर दिया है, तो जब हम पास में करेंगे तो ये फिगर हमें ऐसा मिलेगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि कॉइल तो ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ कॉइल हमें ऐसे नहीं दिखाई दे रही है। उसका रीजन क्या है कि हम इस पोजीशन में इसको ऊपर से देख रहे हैं, ये टॉप व्यू है, ठीक है। हम ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। आ रही बात समझ में। इसको अगर हम इधर से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं, तो हमें ऐसा दिखेगा। इसी पोर्शन को जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा। कैसे, ये कॉइल आपको इसके ऊपर दिखेगी और ये आपको इसके नीचे दिखेगा, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो कॉइल है ये कोर को टच नहीं कर रहा है, ये आपका कोर हो गया, ठीक है। क्रोड है आपका सॉफ्ट आयरन, और ये आपका कॉइल है, ये जो आपके है ये आपकी क्या है, कॉइल है। तो कॉइल आपके क्रोड को कहीं भी टच नहीं करेगी। ऐसा हमें फिगर में बनाने को मैंने बनाया है, लेकिन अगर आप ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हकीकत में ध्यान रखिएगा ये जो कॉइल है वो आपके क्रोड को कहीं भी टच नहीं कर रही है। जो गोल गोल आपका दिख रहा है वो क्रोड है, और जो लाइनिंग दिख रही है आपकी वो कॉइल है, यानी कि कुंडली है, ठीक है। अब आपको रेडियल फील्ड के बारे में आइडिया आ जाएगा। तो ऊपर की जो फिगर बनी है अब उसको देखिए वो भी कैसे बनी है। अब आप नीचे का पोर्शन हटा दीजिए, तो देखिए ये जो पोर्शन है यही आपको फिगर में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अभी लाइंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप जनरल इसका मेन मोटा मोटा देख लीजिए। ये फिगर है जो, इसको आप हटा दीजिए, तो ऊपर का ये जो पोर्शन है ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये रेडियल फील्ड बना कैसे है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रेडियल फील्ड बनाने के लिए दो चीजें जरूरी है। पहला, आपका जो आपका मैग्नेट होगा वो कॉन्केव शेप्ड होना चाहिए, अवतल आकार का होना चाहिए। दूसरा, आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो सिलेंड्रिकल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपका जो मुलायम लोह क्रोड है वो आपकी बेलनाकार होनी चाहिए। अब सॉफ्ट आयरन कोर का यूज क्या होता है, तो जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसकी परमेबिलिटी यानी चुंबकशीलता अधिक होती है, और अधिक होने के कारण क्या होता है, ये मैक्सिमम जो आपकी फील्ड लाइंस हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, उसको अपने अंदर से पास कराने के लिए फोर्स करता है, ठीक है। इसीलिए ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो उसका यूज होता है यहाँ पे। तो जब हमने ऐसा किया तो उससे देखिए फायदा क्या मिलेगा आपको। इस फिगर को हटा देते हैं अब। देखिए ये फिगर भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बनी है, ये फिगर भी डायरेक्टली ऐसे नहीं बनी है, ये फिगर हकीकत में ऐसे बनती है। ऐसा हुआ, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका कोर हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाना ऐसे था, ऊपर की तरफ ऐसे जाना था इसको, लेकिन ये भी ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका सॉफ्ट आयरन कोर है, और सॉफ्ट आयरन कोर की क्योंकि परमेबिलिटी चुंबकशीलता अधिक होती है, तो इसको यहाँ नहीं जाने देगा, बल्कि अपने अंदर से पास कराने के लिए फोर्स करेगा। फिर यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जिसको ऐसे ऐसे जाना था, अब वो ऐसे ऐसे ना जाके बल्कि इसको अपने अंदर से इसको पास कराने के लिए फोर्स करेगा। फिर इसको भी जो इसने ऐसे ऐसे जाना था सीधा, अब वो भी इसके ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये फिगर कुछ ऐसे बनती है, ये फिगर कुछ ऐसे बनती है। देखिए ये जो फील्ड लाइन्स है ये कुछ ऐसे बनेगी, यानी ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को क्या कराएगा, पास कराएगा। फिगर में आप देख रहे हो ये पोर्शन कहीं आपको नहीं दिखेगा, ये फिगर में आपको ये पोर्शन नहीं दिखेगा, सीधा सीधा आपको किनारे किनारे की लाइन दिख रही है। देखिए किनारे किनारे की आपको लाइन दिख रही है।
तो ये जो फिगर है एक्चुअली में इस तरीके से बनी थी जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, फिर आपको फाइनल आपको फिगर इस तरह से जो बुकों में आपको दिखाई जाती है वो ये है, ठीक है। अब ये 3 लाइन क्या है, ये कॉइल है आपकी, ये कॉइल है, कुंडली है आपकी, और जो बीच का पोर्शन कोर है इसको क्लियर कर लीजिएगा, इससे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आप देखिए हमें थीटा हमेशा, जो हम थीटा 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो ये कौन किस किस के बीच में, एक तो एरिया वेक्टर हो गया, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल है। तो हमें हर पोजीशन के लिए रेडियल फील्ड में कैसे थीटा बराबर 90 डिग्री मिल रहा है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका कॉइल हो गई, ये आपकी कॉइल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देखेंगे, जो इस कॉइल से पास कर रही होंगी, इधर उधर की कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम उस फील्ड लाइन को देखेंगे जो इस कॉइल से पास कर रही होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक आपका कॉइल इस तरीके से है, और हमें पता है कि इस कॉइल की जो प्लेन है कॉइल का, उस पर जो एरिया वेक्टर होगा वो नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर ये आपका कॉइल है और ये आपका क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। तो देखिए एरिया वेक्टर और कॉइल की जो आपका ये दिख रहा है, देखिए कॉइल दिख रही है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, पर हमें किसके किसके बीच का एंगल चाहिए, हमें तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड पे अगर आप देखेंगे, गौर से देखिए, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है, वहां जा रही है, दिख रहा है ना आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी तो इसके कॉइल के प्लेन के पैरेलल है। अगर कॉइल के प्लेन के पैरेलल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई अगर, और एरिया वेक्टर तो ऑलरेडी आपका प्लेन के, कॉइल के प्लेन के आपके परपेंडिकुलर है ही, तो ये आपका एरिया वेक्टर हो गया और यही आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी हो गई। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल के प्लेन के पैरेलल है, बात को समझिए। जो मैग्नेटिक, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम नहीं लेंगे, हम इधर देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे जो कॉइल से आपका पास हो रहा होगा, ठीक है। तो जो कॉइल से पास हो रहा है वो कॉइल के पैरेलल होगा, कॉइल के पैरेलल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी आपका यही होगा जो आपका इसका है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो गया, या आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये तो इस पोजीशन के लिए था। अब आपका कॉइल रोटेट किया, सपोजिंग इस पोजीशन में ना था, अब इस पोजीशन में आ गया। इस पोजीशन के लिए भी हम थीटा को चेक कर लेते हैं कि हमें 90 डिग्री मिल रहा है। तो देखिए अगर हमारा कॉइल इस पोजीशन में आ गया तो एरिया वेक्टर आपका इसके नॉर्मल ही होगा, प्लेन के कॉइल के, तो ऐसे हुआ, ठीक है। तो अब हम कौन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेंगे, वो वाली लेंगे जो इससे पास हो रही होगी, इससे पास हो रही होगी उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लेंगे हम, ठीक है। तो जो हमने ऐसे लिया, तो इनके बीच का एंगल देखिए कितना आ रहा है आपका, अभी भी आपको एंगल 90 डिग्री मिल रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप कॉइल को किसी भी पोजीशन में ले, किसी भी पोजीशन में हम रोटेट कराएंगे तो हम देखेंगे तो हमें हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल मिलेगा वो हमेशा हमें 90 डिग्री मिलेगा। और ध्यान रखिएगा हम उसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं जो इस कॉइल से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चूंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसका यूज नहीं है, ठीक है। हमें क्योंकि ये 90 डिग्री मिल गया है, तो अब आपका एक्सप्रेशन जो था हमारा सी फाई इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा, तो थीटा की जगह अब आपका आ गया 90 डिग्री, किसके लिए, आपके रेडियल फील्ड के वजह से। तो अब आप यहाँ लिख सकते हो सी फाई इक्वल्स टू NI, यहाँ बी छूट गया है, NIAB साइन थीटा, यहाँ लिखोगे NIAB, ठीक है, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो साइन थीटा यहाँ रिमूव हो गया, तो देखिए हमारा काम बन गया, साइन थीटा हमने हटा दिया। अब फाई हो गया आपका NIAB बाई सी, तो यहाँ से देखिए फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपके आई के, एन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो क्या वेरी करेगा आपका आई। तो यहाँ हमने देखा कि जिस एंगल से आपका डिफ्लेक्शन हो रहा था, जिस कोण से आपका विक्षेप हो रहा था, अब हमें मिल गया है कि वो आपके कॉइल पे फ्लो कर रहे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर करंट को ट्वाइस कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा, तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, दुगना हो जाएगा। अगर करंट को तिगुना कर दिया जाएगा तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेप होगा, वो भी आपका तिगुना हो जाएगा। तो यानी अब विक्षेप आपका सीधा सीधा करंट पे डिपेंड करता है, अदर किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो अब आप रेडियल फील्ड हमने देख लिया, उसका फिगर हमें समझ में आ गया।
अब जो हमें लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। लास्ट पॉइंट है हमारा, उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। लिखिए, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यानी धारामापी की सुग्राह्यता, धारामापी की सुग्राह्यता, ठीक है। तो इसको गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे डिफाइन किया जाता है उसको देखिए। सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ, अगर हम कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी के बारे में हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे से करंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करें, ज़्यादा में यानी कि छोटे से छोटे आपकी धारा के लिए अधिक से अधिक विक्षेप को अगर आपका गैल्वेनोमीटर शो करता है तो हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर हमारा सेंसिटिव है। इसको इससे भी समझिए, मान लीजिए आपका एक गैल्वेनोमीटर ये है, एक गैल्वेनोमीटर आपका ये है, दोनों ही जगह आपने सेम करंट दी, दोनों ही गैल्वेनोमीटर को। यहाँ देखा हमने डिफ्लेक्शन आपका जो ऐसे आया, यहाँ पे हमने देखा डिफ्लेक्शन आपका ऐसे आया। तो देखिए डिफ्लेक्शन किस में ज़्यादा शो कर रहा है, इस वाले में ज़्यादा शो कर रहा है, यानी कि हम क्या कहेंगे, ये वाला गैल्वेनोमीटर आपका ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा आपका सुग्राही है, ठीक है। तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब इसको अगर आप डिफाइन करने को कहेंगे तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट φ/I, इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, यानी प्रति एकांक धारा पर विक्षेप, ठीक है। तो अभी एक्सप्रेशन हमने देखा था, आपको फाई की वैल्यू क्या मिली थी, n आपको मिला था NIAP/C मिला था ना। यहाँ से देखिए φ/I की वैल्यू निकालिए, φ/I की वैल्यू हो गई NAB/C। तो φ/I को NAB/C भी लिख सकते हैं, NAB/C। तो धारामापी की सुग्राह्यता गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का फॉर्मूला ये हो गया आपका। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप गैल्वेनोमीटर की सुग्राह्यता को, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपने कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया, यानी फेरों की संख्या को बढ़ाया कुंडली के, तो आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एरिया, अगर कॉइल का एरिया बढ़ाया, कुंडली का अगर आपने क्षेत्रफल बढ़ाया, तो उससे भी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सुग्राह्यता बढ़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो आपका सेंसिटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और सी को अगर आपने घटाया तो भी आपकी सेंसिटिविटी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से देखा कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, NAB को इंक्रीज करके और C को डिक्रीज करके, यानी C को घटा के। तो ये था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।